वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसजी लॉ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं झारखंड प्रीलिम का पेपर सॉल्व जो हुआ है 10 मार्च 2024 को। तो इसके जो शुरू के 10 क्वेश्चंस हैं वो आए हैं सारे इंग्लिश लैंग्वेज से और जनरल इंग्लिश है, कोई इतना टफ नहीं है। एनीबडी फ्रॉम इंग्लिश बैकग्राउंड और हु हैज़ टेकन इंग्लिश टिल 10th मैट्रिक, है ना, तो वो आसानी से कर लेगा। तो शुरू के क्वेश्चंस तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के, वो आए हैं। और पूरे पेपर का जो एक जो लेवल है वो बहुत मॉडरेट है, इजी है। जैसे कि झारखंड जाना जाता है अपने आप में कि वहाँ का पेपर थोड़ा इजी आता है, वहाँ का जो सिलेबस है वो भी बहुत कम है। तो उसी के ऊपर ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मॉडरेट था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, थोड़ा सिंपल थे। बेसिक से क्वेश्चंस इसमें आए हैं। तो गाइज लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस एग्जाम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। फॉर द फॉलोइंग में हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है कि क्या है। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, एक जना जो हमेशा ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स देखता हो, तो क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट। सेकेंड हमें बताना है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। शी सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक। एज प्लीज यहाँ पे वर्ड आ गया, इट मीन शी इज रिक्वेस्टिंग, ठीक है। तो देयरफॉर द आंसर इज बी। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब, कि इसमें से एडवर्ब कौन सा है? तो इसका जो एडवर्ब है वो है हेडलॉन्ग। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए उसमें हेडलॉन्ग जो है वो एडवर्ब है। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो है डी। फिर है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन जैसे कि हमेशा आता है, तो वो है सोमनेबुलिस्ट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा आता है। इसमें जो सिंगल एल होता है ना, वो देख लें आप, जहाँ पे सिंगल एल होगा वो सही आंसर होगा। तो सेम वे सिंगल एल वाला जो आंसर है वो है ए। बहुत कॉमनली ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच इज आस्किंग अबाउट अ वर्ड, कि इसका मतलब क्या होता है। टू ड्रॉप इन ऑन इज टू, मतलब अगर किसी चीज़ को ड्रॉप इन, टू ड्रॉप इन जो होता है उसका मतलब क्या होता है? कि किसी को सरप्राइज विजिट देना, अनएक्सपेक्टेड विजिट देना। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट का एंटोनिम क्या है? वियरनेस। नेम द टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ यूज इन द अंडरलाइन वर्ड, क्योंकि यहाँ पे हु जो है वो उसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कि वो प्रोनाउन क्या होगा। आई एम द गर्ल हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल, तो यहाँ पे गोल्ड मेडल जो है ना वो एक मटेरियल है, तो उस मटेरियल से रिलेटेड हु हैज़ वॉन, जिसने जीता, हु। तो आई एम अ गर्ल, उसके पास मतलब क्या है कि उसके पास गोल्ड मेडल है, तो पोजेशन है उसके पास, ठीक है। किसी चीज़ की पोजेशन हो रही है उसके पास, तो ये क्या हो गया? पोजेसिव प्रोनाउन। तो इसका आंसर है ए। तो ये इसका आंसर है ए, ठीक है, क्योंकि उसके पास पोजेशन है। चूज द करेक्ट वर्ड दैट इज डिफरेंट इन मीनिंग फ्रॉम द अदर वर्ड, कौन सा ऐसा वर्ड है जो डिफरेंट है दूसरे वर्ड्स को लेके? तो इसका आंसर है डी, ग्रीन। Choose the correct word closest in the meaning to the underlined word in the sentence. Darted, a horrible conviction darted through Ramesh. तो इसका है flicked. फ्लिक्ट जो है वो इसका नियरेस्ट क्वेश्चन है। तो गाइज ये 10 क्वेश्चन जो गए वो गए इंग्लिश के। अब यहाँ से जो है ना वो आते हैं जीके के, ठीक है, जिसमें कि लीगल जीके भी है, जिसमें कि अभी करंट अफेयर्स भी हैं, ठीक है। तो ये सारी जीके का जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 10 से लेके 20 तक, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथिक्स कम्युनिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथिक्स कम्युनिटी एथनिक कम्युनिटीज डज नॉट बिलोंग टू मणिपुर, वो मणिपुर से नहीं है। तो इसका आंसर है नागा, ठीक है, नागा। रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैज़ बिन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम विच कंट्री, अब रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो हैं ये बहुत न्यूज़ में रहता है, तो ये कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर है बी, डेमियोरिटो कुलबेरा। हु इज द ऑथर ऑफ जिन्ना, हिज सक्सेशंस, फेलियर एंड रोल इन द हिस्ट्री, तो इसका है इस्तिकाद अहमद। Who has appointed as a caretaker Prime Minister of Pakistan after the resignation of Shahbaz Sharif under the constitutional provision? ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है इनकी, जब शाहबाज शरीफ ने रिज़ाइन ले लिया था, तो कौन जो है वो वहाँ का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना था पाकिस्तान का? तो इसका आंसर है अनवर उल हक काका। सॉरी गाइज फॉर दिस। तो इसका आंसर है ए, अनवर उल हक काका, ठीक है।
वैभव तनेजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफिसर वैभव तनेजा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच एमएनसी। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी, तो इसका आंसर है बी, टेस्ला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द स्पेस रिसर्च इन पाकिस्तान। जैसे हमारे यहाँ पे इसरो है और नासा जो है वो अमेरिका में है, तो वहाँ का जो है वो है ए। Who won the men's single title of Wimbledon 2023? 2023 में कार्लोस ने जीता था। Who among the following got the first Nobel Prize of Literature? देखो इंडियन पूछते तो रविंद्रनाथ टैगोर है, पर उन्होंने पूछा है कि मतलब ऑल ओवर सारे जब से ये शुरू हुआ है, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, इसका आंसर क्या है? ए। To which of the following country India has exported Pinaka multi rocket system? पिनाका एक मल्टी रॉकेट सिस्टम है जो जिसकी स्ट्राइक जो है वो 120 से लेके किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि ये किसको एक्सपोर्ट किया गया, कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट किया गया, तो इसका आंसर है अर्मानिया। ये अर्मानिया को जो है वो एक्सपोर्ट किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट द सीपीसी। सीपीसी के बारे में क्या चीज़ जो है वो करेक्ट है। अब देखो इसमें मैं एक सिंपल सा बता दूं, जब भी हम कोई बेरक पढ़ते तो सबसे पहली चीज़ जो हमें लिखनी चाहिए वो ये कि उसमें कितने सेक्शन है, कितने पार्ट्स है, कितने ऑर्डर है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सीपीसी का जैसे ही नाम लिया तो हमें पता है उसमें 158 सेक्शंस है। ठीक है, 1 शेड्यूल है, मतलब बाकी तो सारी शेड्यूल्स क्या हुई हुई हैं, वो रिपील हो गई हैं। 51 ऑर्डर्स जिसमें मल्टीपल रूल्स हैं। अगर आप इन सब में देखें तो ये जो चीज़ हमारी फुलफिल कर रहा है ना, वो कर रहा है ए। ये जब भी आप बेरक पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिव्यू ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर कैन नॉट बी अलाउड टू एन एग्रीव्ड पर्सन अंडर द रूल ऑफ ऑर्डर 47 ऑफ CPC। 47 जो है वो बात करता है रिव्यू की। ठीक है, और रिव्यू कब होता है? जब अपील अलाउ हो और अपील की ना गई हो, अपील अलाउ ही ना हो, या फिर जो है वो स्मॉल कॉजेज कोर्ट से रिलेटेड आता हो। तो इन सब के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, तो इसका आंसर बैठ रहा है बी, कि जो एरर आ रही है ना, when on account of some mistake or error apparent on the face of the record or for any other sufficient reason desire to obtain a review of a degree passed or order made against him, कि कुछ ऐसी मिस्टेक अपेयर हो रही हो या एरर आ रहा हो फेस ऑफ रिकॉर्ड में या किसी में भी जो सफिशिएंट रीज़न देता है, तो आप रिव्यू कर सकते हो। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि रिव्यू रिवीजन और रिफरेंस 3 ऐसे हैं जिन जो एक के बाद एक आते हैं, 13, 14 एंड 15, 46, 47। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ना याद रखनी है, ये बहुत बार पूछा जाएगा और आगे भी पूछा जा सकता है हर एग्जाम में। For the purpose of making a contract, a person is said to be a sound mind if at the time of making of a contract he is। कि sound mind होता क्या है? अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्या कहता है? कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल, और रैशनल जजमेंट देने के लायक हो और उसके इंटरेस्ट पे इफेक्ट करता हो, बिल्कुल, उसे पता हो। ऑब्टेन द एज ऑफ मेजोरिटी, बिल्कुल, एंड कैपेबल ऑफ गिविंग फ्री कंसर्न। ठीक है, तो देयरफॉर द आंसर इज डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। द ऑफेंस ऑफ सेक्सटोर्शन हैज़ बीन इंक्लूड इन इंडिया penal code by the way of state amendment in respect of which state। बेसिकली ये सेक्सटोर्शन जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में जो वहाँ की जो रणवीर पिनल कोड चलती थी आईपीसी से पहले, वहाँ पे ये वर्ड था, उसे एक ऑफेंस माना गया था, बाद में ये आईपीसी में इंक्लूड किया गया। तो इसका जो आंसर है वो है सी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब लद्दाख क्योंकि साथ में हो गया तो इसलिए। टेलर वर्सेस कॉर्डवेल इज अ लैंडमार्क केस ऑन द इशू ऑफ, तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। A knows Z to be behind the bush, B does not know it, A intend to cause or knowing it to be likely to cause Z death, induce B to fire of the bushes, B fire and kill Z, which of the following? A को तो पता है कि ये Z जो है वो बुशेस के पीछे है, लेकिन B को नहीं पता, तो वो क्या करता है, वो B को कहता है कि तुम इधर की तरफ फायर करो सो दैट Z जो है वो मर जाए। ठीक है,
अब बी को तो पता नहीं, तो इसलिए बी ने तो कोई ऑफेंस किया नहीं, लेकिन ए को पता है, तो इसलिए उसने ये ऑफेंस कर दिया। देयरफॉर इसका जो आंसर है वो है डी, क्योंकि ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे दिए नहीं गए। प्रोविजन रिलेटिंग टू प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग सीपीसी में कहाँ पर है, कौन से चैप्टर में? तो प्ली बार्गेनिंग जो है वो 2005 के बाद ऐड की गई अमेंडमेंट करके सीआरपीसी में, और जो अमेंडमेंट दिया गया उसको जो चैप्टर दिया गया वो है 21A। Which of the following provision of Indian Evidence Act protect from disclosure of certain kind of professional communication? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का जो प्रोटेक्शन है वो कौन से सेक्शन में दिया गया है? तो वो सेक्शन में दिया गया है 126 में। 151 इनहेरिटेंट पावर ऑफ सीपीसी की बात करता है, ठीक है। और ये कब यूज कर सकते हैं? जब एट द एंड ऑफ द जस्टिस हो रहा हो, और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर सी है। फॉर द पर्पज ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ द फॉरेन जजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिजम्पशन दैट मे बी डिस्प्लेज अंडर सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी। सीपीसी का जो सेक्शन 14 है उसमें जो कि बात करता है फॉरेन जजमेंट की, है ना। तो जजमेंट हमेशा मेरिट पे होना चाहिए, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन होना चाहिए, और अपोज ना करता हो नेचुरल जस्टिस को। सेम कंडीशंस जो है वो फॉरेन जजमेंट के साथ भी अप्लाई होती है। देयरफॉर इसका आंसर जो है वो डी है। अंडर सेक्शन 190 ऑफ CRPC अ मजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंसेस। तो वो किस चीज़ पे ले सकती है? कंप्लेंट हुई हो उसके पास, पुलिस रिपोर्ट आई हो, या अपने खुद के नॉलेज में हो। तो ये जो है ये तीन ही मोड है जिससे वो कॉग्निजेंस लेती है अंडर सेक्शन 190। तो देयरफॉर द आंसर इज डी। When in a proceeding the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resources or any other electronic or digital form, the opinion of examiner of electronic evidence referred a section 79A of Information Technology Act 2000 is a रिलीवेंट फैक्ट। रिलीवेंट फैक्ट होगा वो, ठीक है। कंक्लूसिव और इनकंक्लूसिव, हम कंक्लूसिव जो है वो सिर्फ 3 ही सेक्शन है पूरे एविडेंस एक्ट में, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, वो रिलीवेंट फैक्ट माना जाएगा। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज अ लैंडमार्क केस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। किस इशू के लिए ललिता कुमारी का जो केस है वो एक लैंडमार्क केस है? तो गाइज वो है सेक्शन नंबर 154 पे। सेक्शन 227 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज ऑफ्टन रिफर्ड एज एक्सेप्शन टू द रूल स्टेटेड अंडर 25 एंड 26, क्योंकि वो अपने अबव सेक्शंस जो है उनको एक्सेप्शन करती है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन इज स्टेटेड अंडर। जो ट्रांसफर ऑफ डिग्री की जो बात की गई है वो कौन से सेक्शन में की गई है? तो वो सेक्शन नंबर 39 में की गई। In order to convert a proposal into a promise, acceptance must be absolute, qualified, and expressed in some usual and reasonable manner. In which of the following courts are excluded from the general power of transfer and withdrawal confirmed under section 24 of CPC? जो सेक्शन नंबर 24 है उसमें एक जनरल पावर दी गई है ट्रांसफ़र की, तो वो कौन से सेक्शन, वो किस कोर्ट को दी गई है? तो वो दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। अंडर सेक्शन 203 ऑफ CPC अ मजिस्ट्रेट में डिसमिस अ कंप्लेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। किस रीज़न की वजह से मजिस्ट्रेट जो है वो डिसमिस कर सकता है किसी कंप्लेंट को? तो इसका आंसर है, सॉरी गाइस, जब मजिस्ट्रेट के पास ऐसा ओपिनियन हो दैट देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड, कि कोई, जब मजिस्ट्रेट के पास ऐसा रीज़न हो कि देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ द प्रोसीडिंग, कोई सफिशिएंट ग्राउंड ना हो प्रोसीडिंग का, ठीक है, देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, उसके ओपिनियन में कोई एंड नॉट एडिक्वेट एविडेंस हो कन्विक्ट करने के लिए एक्यूज को, और वो कंक्लूसिवली फाइंड कर ले दैट एक्यूज इज़ नो मोर अलाइव, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। तो देयरफॉर द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। द प्रोविजन रिलेटिंग टू जनरल एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शंस का जो सीधा सीधा चैप्टर पूछा है तो वो है चैप्टर नंबर 4। इन द बेलमेंट ऑफ प्लेज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पाउनर इज अ बेली। जो बेली होता है ना, सेम वेज वो होता है।
A and B agrees that A shall pay B Rs 1000 for which B shall afterwards deliver to A either rice or smuggled opium which of the following। अच्छा गाइस इसमें ना इसको थोड़ा सा तोड़ ले तो A और B दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर A 1000 रुपीज़ दे देगा तो उसके बाद A के पास ऑप्शन है, मतलब B के पास ऑप्शन है कि वो राइस भी डिलीवर कर सकता है या ओपियम भी। तो जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट राइस से रिलेटेड है तो वो वैलिड है, और जैसे ही ओपियम इसमें आ जाएगा वो इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो देयरफॉर द आंसर इज डी। Under the Indian Evidence Act, the expression fact in issue means and include any fact from which either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding। तो क्या होगा fact in issue जो यूज़ किया गया है वो क्या होगा? तो इसका आंसर है बी, नहीं सॉरी इसका आंसर है ए कि मे फॉलो। ठीक है, कि ये हो सकता भी है या नहीं हो सकता। मे फॉलो, जब मे का मतलब क्या हो जाता है? मे का मतलब ये हो जाता है कि इट डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द कोर्ट। इफ कोर्ट वांट्स तो व्हाई नॉट, इफ कोर्ट डजंट वांट्स देन यू हैव टू गिव द एविडेंसेस, जैसे ही मे वर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर 43 की बात करता है, रूल्स रिलेटिंग टू द अपील ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाउंड इन, कि जो रूल्स हैं जहाँ पे अपील सुप्रीम कोर्ट को की जा सकती है वो कौन से ऑर्डर में जो है वो मिलेंगे? तो वो मिलेंगे ऑर्डर नंबर बी में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेज रिलेटिंग टू द रिलीजन इज द मोस्ट सीरियस वन इन टर्म्स ऑफ द सर्विटी ऑफ द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंडर। तो जैसे पनिशमेंट के बेसिस पे जब मैंने इसे फाइंड आउट किया तो इसका आंसर है 295A। 295A जो है वो 3 years की पनिशमेंट देती है, और जो 295 के वो आंसर है बी। Deliberate and malicious act intended to outrage religious feeling of any class by insulting its religion or religious belief। मोहरी बीवी वर्सेस दामोदर घोष बहुत फेमस केस है, लैंडमार्क केस है। तो ये किसके ऊपर है? तो ये जो है वो माइनर से रिलेट करता है, बहुत फेमस केस है, कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है और टॉर्ट में भी आता है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो एजेंसी है उसके रिलेटेड क्या चीज़ गलत कही गई है? ओनली सच पर्सन में बी एम्प्लॉयड ऑफ द एजेंट हु हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी। द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट मस्ट बी एक्सप्रेस इन राइटिंग। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, और एन एजेंट में बी एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। तो इसका आंसर जो है वो है ए। बाकी सब करेक्ट है कि वो 18 years का होना चाहिए, प्लस रिटर्न होना चाहिए, और कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वो ये नहीं है कि वो सारे एक्ट करे, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड जो एक्ट है वही एजेंट जो है वो करेगा। जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट। जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट क्या होते हैं? नीड नॉट बी प्रूव्ड एंड अनलिस्टेड अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नीड टू बी प्रूव्ड ओनली व्हेन इट्स ट्रूथ इज contested by the other party, and all of the above is correct about the judicially noticeable fact। तो इसका आंसर है डी। Who among the following cannot record a statement of confession under section 164? कौन कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा अंडर 64? तो उसका आंसर है सी, कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसको सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करेंगे। बेसिकली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं होती, और ये एक्सप्रेसली 164 CRPC में दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह का जो केस है लीडिंग केसेस में आता है, करंट केसेस में आता है, तो उसमें क्या कहा गया? तो इसका आंसर है डी। चारों बात की गई हैं। उन्होंने 377 को स्टक डाउन कर दिया पूरे को। उन्होंने प्रीवियस जजमेंट जो सुरेश कौशल केस है उसको भी अफ्रेम किया, और उन्होंने ये फाइंड किया कि 377 जो है वो वॉयलेट करता है 14, 15, 21 को। 377 का मतलब है अननेचुरल सेक्स या अननेचुरल ऑफेंसेस। सो गाइज ये जो है ना अननेचुरल ऑफेंसेस, इसको उन्होंने स्टक डाउन कर दिया रिलेट टू द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और ये बेसिकली जो है LGBT कम्युनिटी वगैरह जो होती है उन सब ने मिलके इसे डाला है, सो दैट दे कैन गेट मैरिड ऑफ देयर चॉइस ऑफ द जेंडर ऑफ द देयर पार्टनर। मतलब हर तरीके से जो उनको चॉइस मिले उसके अकॉर्डिंग कर सके। तो ये नवतेज सिंह जौहर 2018 इज़ वन ऑफ द
वेरी गोल्डन एरा मैं तो बोलना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें कि लीडिंग ही केस आए थे सारे, और बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंज कर दिया था जुडिशरी ने, अपने फुल फॉर्म में था। तो उसी में ही ये भी क्वेश्चन जो है वो अराइज हुआ था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रेफरेंस कैन नॉट बी मेड टू द हाई कोर्ट, कि रेफरेंस कब नहीं होगा। अब जो पुराना वाला केस है, जब हम रिव्यू वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने बोला था रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रेफरेंस कैन नॉट बी मेड टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को रेफरेंस कब नहीं बनेगी। तो रेफरेंस हमेशा जब बनती है जब एक क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, ठीक है, किसी सूट, अपील या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में। तो बिफोर द हियरिंग ऑफ द सूट, an appeal where the degree is not subject to the appeal, in execution of a degree, और in all of the above case। तो इसलिए इसका आंसर है डी, क्योंकि इसने सूट की भी बात कर दी, इसने अपील की भी बात कर दी, और एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की बात कर दी, और प्लस क्या हो, क्वेश्चन किसकी अराइज हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो, ठीक है, इसलिए, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट इन मोहम्मद खालिद वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बाकी रिमेनिंग जो है वो मैं सेकेंड वीडियो में करूँगी 50 क्वेश्चन के बाद वाली। थैंक यू।